नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 17 सांस सांस में बांस जो कि एक निबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। बच्चों, सांसों से आप क्या समझते हो? क्या कोई व्यक्ति बिना सांसों के जी सकता है? इस संसार में जब तक किसी इंसान की सांसें चल रही हैं तब तक वह जीता है, और जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी इस संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? उसकी सांसों का चलना। अगर हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बांस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कहा जाता है कि वहां के जो लोग हैं उनकी सांसों में बांस उसी प्रकार बसा हुआ है जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों के सांसों में बांस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक इंसान की सांसें महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए पाठ पर चर्चा करते हैं। एक जादूगर थे, चंकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। यहाँ बात हो रही है एक जादूगर की जिनका नाम था चंकी चंगल नबा, और उन्होंने इतने बड़े बड़े करतब दिखाए अपने जीवन में कि वो लोगों में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बना चुके थे और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो जब वो मरने को हुए तो उन्होंने लोगों को ये कह दिया कि जब मेरी कब्र खोदोगे छठे दिन तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो कहा जाता है कि जब मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से क्या निकला? बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन, और लोगों ने उन्हें देखा और उनकी नकल करके अलग अलग डिजाइन बनाने शुरू किए, और तभी से हम ये कहते हैं कि उन उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बांस का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यानी भारत के बहुत से क्षेत्रों में बांस पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं, हम ये कह सकते हैं कि अ से 2 राज्य है, म से 3 राज्य है, न और त्र से 1 राज्य। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं 7 राज्यों के नाम को। अ से 2 यानी असम और अरुणाचल प्रदेश, म से 3 मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न से 1 नागालैंड और त्र से 1 त्रिपुरा। तो जो ये 7 राज्य हैं, यहाँ पर बांस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ पर बांस से बनाई जाने वाली चीजों का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। तो कहते हैं वहाँ के समुदाय में जो लोग रहते हैं उनका जो जीवन यापन है या उनका भरण पोषण है, उन सबका जो वो सब कुछ है वो किस पर निर्भर है? बांस पर निर्भर है। तो वो कहते हैं हम उत्तर पूर्वी राज्य के 7 राज्यों के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वहां पर एक जो मुख्य राज्य है नागालैंड, उसके विषय में बात करेंगे कि नागालैंड में क्या होता है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। यानी नागालैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो बांस क्या होता है? बैम्बू। बांस से बहुत सारे चीजें बनाते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं इंसान ने जब कलात्मक चीजें बनानी शुरू की थी हाथ से, तभी से बांस से भी कलात्मक चीजें बनती आ रही हैं, और आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसमें परिवर्तन हुए हैं। ये तो आप देखते ही हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं आज हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, और आने वाले समय में हम कैसे माहौल में रहेंगे। आज हम कौन सा लाइफस्टाइल जी रहे हैं और आने वाले समय में हम कौन सा लाइफस्टाइल जिएंगे। आज हम कैसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जीवन यापन में, और पिछले मतलब पास्ट में हम कौन से वस्तुओं का प्रयोग करते थे और भविष्य में कौन सी करेंगे। तो कोई भी जो एक वस्तु है वो हमेशा समान नहीं रहती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही परिवर्तन है। ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। अब कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता कब शुरू हुआ। अगर इस पे चर्चा करें तो वो कहते हैं जब इंसान
भोजन इकट्ठा करता था। जब आपको पता है जो हमारा आदि मानव था वो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और सब कुछ, मांस कच्चा, सब कुछ कच्चा खाता था। तब क्या होता था कि जब उसने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया तो वो क्या करता होगा, भोजन इकट्ठा, जब वो पेड़ों से फल तोड़ता होगा या सब्जियां तोड़ता होगा तो वो उसे इकट्ठा करने के लिए कुछ उसने गोल सी चीज बनाई होगी जिसमें वो सब चीजें इकट्ठी करता होगा। तो वो कहते हैं कि उसी समय से जब उसने कोई डलिया नुमा चीज बनाई होगी तो, या फिर उसने किसी चिड़िया का घोंसला देखा होगा, क्योंकि चिड़िया भी अपना घोंसला गोल आकार का बनाती है और उसी में वो अंडे, अपने अंडों को सेचती है और उसके बाद उसमें से उसके बच्चे निकलते हैं। तो उसने शायद चिड़िया के घोंसले से उसको तरकीब हाथ लगी हो, या उसने अपनी चीज़ों को रखने के लिए कोई डलिया, डलिया क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा गोल सी टोकरी जैसी होती है, और आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो डलिया जैसी गोल सी या राउंड शेप में, जो अंडाकार शेप में एक बाउल जैसी होती है जिसमें कि वो रोटी सर्व करते हैं, नान सर्व करते हैं। तो ऐसे ही डलिया नुमा चीज से उन्होंने कुछ अंदाजा लगाया और ये टोकरी बनाने का सिलसिला और बांस की चीजों के बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो वो कहते हैं बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो कहते हैं कि जो वो जादूगर थे जब वो मरे थे तो उनकी कब्र से सिर्फ टोकरियों के डिजाइन मिले थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसमें उससे और नई नई चीजें बनानी शुरू कर दी। तो कहते हैं कि बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती हैं, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। खपच्चियों के विषय में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि खपच्चियां क्या होती हैं। तो बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं और यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, चटाई, टोकरियां, बर्तन, फर्नीचर, बैलगाड़ी और हमारे घर के डेकोरेशन के आइटम्स, जाल, मकान, पुल। मतलब अब अगर हम देखें अपनी दैनिक जीवन को तो ऐसे हमें बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो कि बांस से बनाई जाती हैं। एक बार हम ये भी पढ़ लेते हैं, बांस से मेरा रिश्ता। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ, बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा, पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर वहाँ के रहने वाले किसी एक व्यक्ति की ये सोच है कि बांस ने ही मुझे अमीर बनाया, बांस का ही मेरा घर है, बांस के ही मैं बर्तन इस्तेमाल करता हूँ, बांस के ही मैं औजार इस्तेमाल करता हूँ, बांस को जलाकर ही मैं खाना बनाता हूँ। और कहता है कि बांस का ही मैं अचार खाता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी बांस का अचार खाओ तो बहुत टेस्टी होता है। तो वो कहता है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो बांस का अचार भी खाते हैं। तो फिर कहते हैं कि जब बांस के अचार को खाया, फिर जब मेरा मेरा बच्चा हुआ, मेरी पत्नी भी मुझे बांस के थ्रू मिली, मेरा बच्चा भी पालने में, बांस के पालने में ही सोया। तो उसने ना अपनी पूरी कहानी, अपने जीवन का वृतांत बांस पर ही बता दिया है कि मैं बांस से, जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं बांस से कनेक्टेड था और जब मैं मर जाऊंगा तो जब मेरा अंतिम संस्कार होगा वो भी बांस पर ही होगा। तो यानी मेरे जन्म से लेके मरण तक में बांस का बहुत बड़ा योगदान है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब यहाँ पर बांस की वस्तुओं की बात हो रही थी कि बांस से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है, तो यहाँ पर बात आई असम के एक जाल की जिसे क्या क्या कहा जाता है, जकाई। जकाई जो है ये बांस से बनाया जाता है और जकाई किस काम आता है, मछलियों को पकड़ने के काम आता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रख दिया जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गूंथी हुई होती हैं। अब यहाँ पर पहले इन्होंने बोला कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उसे पकड़ने के लिए हम जकाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक प्रकार से ये जकाई है और इससे क्या करते हैं कि जब वो किसी नदी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए तो इसको पकड़ के साथ में चलते हैं। जब वो इसको पकड़ के साथ में चलते हैं तो क्या होता है कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो इस जकाई के अंदर फंस जाती हैं। अब ये शंकु के आकार का है, आपने देखा होगा कि वो टोपी होती है ना, अगर आप इसको उल्टा कर दो
तो ये एक टोपी का आकार ले लेगी, शंकु का आकार ले लेगी, कॉर्न शेप हो जाएगी। जो आप कॉर्न खाते हो, लाइक आप आइसक्रीम सॉफ्टी कॉर्न खाते हो, तो ये क्या होती है, ये वही कौन का आकार है, जिसे हम शंकु का आकार कहते हैं हिंदी में। तो इस शंकु का आकार कैसा होता है कि जो ये ऊपरी हिस्सा है ये कैसा होता है, अंडाकार, अंडे का आकार होता है इसके ऊपर, और नीचे क्या होता है, नीचे बिल्कुल जो होता है इसका वी शेप बन जाती है। तो जो ये शेप है इसे हम शंकु का आकार कहते हैं या कॉन शेप कहते हैं। और ये कैसे बनाई जाती है, आपने देखा होगा यहाँ पर ना ये लाइंस दिख रही हैं, ये रेशे दिख रहे हैं। तो खपच्चियाँ क्या होती हैं, खपच्चियाँ होती हैं जो, अगर आपने देखा होगा जैसे आप गन्ना खाते हो, गन्ना खाते हो तो गन्ने को छीलने के लिए आप क्या करते हो, जब उसको आप छीलते हो, गन्ना भी तो ऐसे ही होता है जैसे बांस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बांस है, तो बांस जैसे ये गठान पड़े हुए हैं, यहाँ पर हर एक थोड़े थोड़े गैप पे ये गांठें पड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से गन्ना भी होता है, जब हम गन्ने को छीलते हैं तो क्या होता है, वो पतली ही सी एक लंबी डंडी निकल जाती है। उसी प्रकार ये जो बांस होता है, इसकी भी जब हम इसको छीलते हैं, इसको हम काटते हैं, तो इसकी पतली पतली लंबी लंबी स्टिक्स बन जाती हैं। तो वो जो पतली पतली लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं उन्हें ये खपच्चियाँ कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो वो मैट होती है, ये चटाइयाँ होती हैं, वो पतली पतली स्टिक्स को जोड़कर बनाई जाती हैं, है ना। तो जो ये खपच्चियाँ हैं ये क्या है, पतली पतली लंबी लंबी जो इनके रेशे होते हैं, जो इनको अलग करते हैं, हम निकाल देते हैं, उनसे ये चीज़ें बनती हैं। अगर आप बांस की टोकरी को देखो तो आप देखोगे कि उसमें वो ताना बाना करके एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके जोड़कर वो टोकरी बनाते हैं। तो इसी प्रकार बांस की वस्तुओं का निर्माण होता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलें। अगर हम असम के चाय बागानों को देखें, अगर हमने किसी मूवी में या कहीं किसी सीरियल में हमने देखा होगा, तो असम के चाय बागानों में जो लोग चाय की पत्तियां तोड़ रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनके पीठ पर एक टोकरी होती है, उनके सिर पे भी एक टोकरी होती है, सॉरी, उनके सिर पर एक टोपी होती है और उनके पीठ पर एक टोकरी होती है। तो वो टोकरी और वो टोपी, वो दोनों भी बांस की खपच्चियों से तैयार की जाती है, और उसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि बांस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने। अगर हम ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है, और यहाँ के लोगों के पास खाली वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर बारिश के मौसम में फिसलन है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन लोगों के पास खाली समय होता है बांस की चीज़ों को इस्तेमाल करके काम करने का। तो ये 3 महीने जो है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जो ये 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में ये बांस का काम करते हैं, बांस से चीज़ें बनाते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं, इनके पास बहुत सारा खाली वक्त होता है इन बारिश के मौसम में। कहो कि आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त, यानी बांस को इकट्ठा करने का ये सही वक्त होता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस को काटते हैं। ऐसा नहीं कि बांस कोई उगा हुआ है और उसे इन्होंने काट दिया। ये कैसे बांस को काटते हैं, 1 से 3 साल के जो बांस होते हैं उनको ये काटते हैं। और उस बांस की विशेषता क्या है, 1 से 3 साल के बांस की विशेषता क्या है, बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। अब क्या होता है कि जो ये 1 से 3 साल की उम्र के बांस होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, और इनमें से शाखाएं जो इनकी वो जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ये चित्र आपको दिख रहा है, इनकी जो शाखाएं हैं उनको काट दिया जाता है, इनकी पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। तो जैसे ये यहाँ पर ये ऐसे रखे हुए हैं, तो ये ऐसे बांस बच जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि जिसमें गठान दूर दूर हो, जो ये एक आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ये जो गठान है, यानी ये जो राउंड है, ये गांठ होती है। तो जिसमें गठान दूर दूर होती है, पहले उनको काटा जाता है, उनको अलग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, आप यहाँ एक चित्र देख रहे होंगे कि कैसे ये छील रहे हैं इसको, और इसका छिलने का काम किससे होता है, दाव से। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। आपने दाव देखा होगा, गांव के लोग दाव का प्रयोग करते हैं। दाव जो होता है वो चाकू, एक टाइप का चाकू ही होता है, लेकिन कैसे आकार का होता है, चांद के आकार का होता है, मतलब चांद के आकार की शेप में उसका चाकू होता है और उसमें एक हैंडल होता है जिससे हम पकड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि उस दाव से खपच्चियां तैयार की जाती हैं, छील छील कर। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज बनाने के लिए
बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं, यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर हम बांस की बात करें, अगर हमें छोटा आसन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इतनी छोटी छोटी खपच्चियां बनाएंगे, क्योंकि जितने हमारे आसन की लंबाई होगी हम उतनी पतले पतले उसके रेशे काटेंगे और उसके बाद हम उससे खपच्चियां बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें टोकरी की, तो टोकरी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा बड़ी खपच्चियां तैयार करनी पड़ेगी, यानी 3 या 4 गठान को हम इकट्ठा ले सकते हैं। तो हम लंबी लंबी खपच्चियां जब काटेंगे तो फिर उनको जोड़कर हमारी टोकरी तैयार हो जाएगी। तो ये निर्भर करता है कि हमें क्या बनाना है। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें बनाना क्या है, उसके बाद हम बांस की खपच्चियां तैयार करते हैं कि हमें कितने इंच की खपच्ची तैयार करनी है किसी चीज को बनाने के लिए। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। जो खपच्चियों की चौड़ाई है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, उसे 1 इंच के अंदर ही बनाया जाता है, क्योंकि चौड़ी खपच्चियां जो हैं वो किसी भी काम नहीं आती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। अब वो कहते हैं जो चौड़ी खपच्चियां 1 इंच से ज्यादा नहीं होती, हम 1 इंच तक की खपच्चियों को पहले काट लेते हैं, उसके बाद हम उसे चीरकर और पतली पतली खपच्चियां तैयार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि खपच्चियां चीरना कोई मतलब आसान काम नहीं होता, वो एक उस्तादी का काम है कि सारी खपच्चियां, क्योंकि हम मशीन से नहीं काट रहे हैं, हम हाथ से काट रहे हैं। और आपने देखा होगा घर में ना कई बार मम्मी होती हैं वो बड़ी एक्सपर्ट होती हैं सब्जियां काटने में। कोई भी शेप की सब्जी दे दो उनकी, सारे, अगर वो आलू काट रही हैं तो सारे आलू एक जैसे होते हैं, वो टमाटर काट रहे हैं तो सारे टमाटर एक जैसे होते हैं, मतलब शेप उनकी बिल्कुल एक जैसी होती है, जो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो वो तो मम्मी की उस्तादी हो गई सब्जी काटना या घर का कोई काम करना। तो यहाँ पर जो खपच्चियां हैं वो काटना भी बड़ा उस्तादी का काम है, यानी कि आप दाव का इस्तेमाल करके, उस दाव रूपी चाकू का इस्तेमाल करके खपच्चियां काटते हो, और खपच्चियां सारी एक जैसी काटना, बिना मतलब नापे, बिना तौले, ये क्या होगा कि मतलब अपने अंदाजे से एक जैसी खपच्चियां काटना, ये बहुत उस्तादी का काम है और इसमें हाथ के हुनर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये पतली पतली खपच्चियां तैयार कर लेते हैं। बच्चों आप देखते हो वो जो आइसक्रीम आप खाते हो, कुल्फी खाते हो, कुल्फी में क्या होता है, वो गोल सी जो स्टिक है, वो स्टिक भी एक तरीके से खपच्ची है। जो आप आइसक्रीम स्टिक देखते हो, वो आइसक्रीम स्टिक भी एक प्रकार की खपच्ची है। तो खपच्चियां क्या है, खपच्चियां वो शेप्स हैं जिससे कि हम चीज़ों को बनाते हैं। तो टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना ज़रूरी होता है। अब बांस को जब हम तोड़ के लाते हैं और फिर उसमें से खपच्चियां बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें से रेशे निकल रहे होते हैं जो कि हमारे हाथों में घुस सकते हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी डंडे को पकड़ते हो और अचानक से उस डंडे की पतली सी नोक जो है वो हमारी उंगली में कहीं घुस जाती है और वो फिर हमें बहुत पेन करती है। तो वो क्या करते हैं कि हमने खपच्चियां पहले काट ली, फिर उसको सॉफ्ट करना होता है, यानी उसको घिसकर सॉफ्ट करते हैं। आप जब पेंसिल शार्प करते हो तो पेंसिल शार्प करते हुए जब आप, अगर आप ब्लेड से पेंसिल को छिलोगे तो वो क्या होती है, वो चुभती है, सॉफ्टनेस नहीं होती उसमें। लेकिन आप शार्पनर से जब पेंसिल को छिलते हो तो वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो आपके हाथों में चुभती नहीं है। तो उसी प्रकार जब खपच्चियां काट ली जाती हैं तो उनको पहले चिकना बनाया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है, ताकि उसका कोई भी रेशा बाहर ना हो और किसी के हाथ में चुभे ना। और यहाँ फिर दाव काम आता है। उनको सॉफ्ट करने के लिए, उन्हें चिकना करने के लिए क्या काम आता है, दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में होता है। अब खपच्ची क्या है, वो बांस का टुकड़ा जो हमने किसी चीज को बनाने के लिए काटा है, और हमने दाव को किस हाथ में रखा, राइट हैंड में। कोई भी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो राइट हैंड का यूज करते हैं, तो दाव को हम राइट हैंड में रखेंगे और बांस को हम लेफ्ट हैंड में रखेंगे। फिर दाव की धारदार सिरा जो है वो खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। अब यहाँ पर हो गया उसे चिकना कैसे बनाना है। आप ये मान के चलो कि आपने अपने घर में
आप खीरे को ले लो, ठीक है। हम बांस की खपच्ची को हम खीरे के रूप में ले लेते हैं कि आप लेफ्ट हैंड में खीरे को पकड़ोगे, राइट हैंड में आप नाइफ को पकड़ोगे, जो कि हमारा यहाँ पर दाव है। फिर हम क्या करते हैं कि आप खीरे को पकड़ोगे तो क्या होगा, आपका अंगूठा, अंगूठे में कहाँ खीरा आ रहा है, आपकी तर्जनी में खीरा कहाँ आ रहा है, तो वो अभी मैं आपको इस पाठ के अंत में चित्र के माध्यम से दिखा दूंगी कि हाथ की कौन कौन सी उंगलियां क्या होती हैं। तो वो कहते हैं कि तर्जनी जो है वो दांव के एकदम नीचे होती है और फिर बाएं हाथ से हम खपच्ची को बाहर की ओर खींचते हैं। तो जब आप अपने एक लेफ्ट हैंड में किसी चीज को लेते हो, राइट हैंड से उसे कैसे काटते हो उसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। तो ये आप प्रैक्टिकली करके ही देख पाओगे कि आप लेफ्ट हैंड में कैसे किसी चीज को पकड़ते हो, राइट हैंड से कैसे उसे काटते हो। तो ये आप घर पे करके देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप नाइफ का प्रयोग ना करके कागज का दाव बना लेना और एक कागज का ही बांस का कुछ बनाकर आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जब खपच्ची एकदम चिकनी हो जाए तो फिर अब क्या होता है, चिकनी हो गई खपच्ची हमारी। इसके बाद अब हमें करना है उसको कलर, अब हमें उसे करना है रंगाई। इसके लिए क्या करना है, गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। ये लोग सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करते हैं, तो ये गुड़हल का प्रयोग करते हैं और इमली की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। और अगर इन्हें बांस की खपच्चियों को काला रंग देना है तो ये क्या करते हैं, जो आम के छिलके होते हैं उसके अंदर लपेट देते हैं बांस को और मिट्टी में दबाकर रख देते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो जो आम के छिलकों का कालापन होता है, आपने जब आम खाया होगा घर में तो आपने देखा होगा कि जब आप आम खा लेते हो और छिलके डस्टबिन में फेंक देते हो तो वो छिलके कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, वो काला रंग छोड़ देते हैं। तो खपच्चियों को काला रंग देने के लिए ये आम के छिलकों का प्रयोग करते हैं और उसे मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे कि कुछ दिनों में जो बांस है वो बिल्कुल काला हो जाए। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, जैसे हम कोई भी और भी बुनाई करते हैं वैसे ही बांस की बुनाई भी होती है। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। बच्चों इस चित्र को आप ध्यान से देखो, जो आप ये देख रहे हो क्रॉस क्रॉस है, ये जो पतली पतली स्टिक्स हैं ये सारी खपच्चियां हैं, ये पतली पतली सारी स्टिक्स खपच्चियां हैं। इन्होंने इन्हें कैसे आड़ा तिरछा रखा है, आप देखोगे ऐसे ऐसे रखा है और ऐसे ऐसे रखा है। फिर क्या करते हैं, एक खपच्ची को एक के नीचे से निकालते हैं, फिर एक के ऊपर से निकालते हैं, फिर एक के नीचे से, फिर एक के ऊपर से। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे ये डिजाइन बनाते हैं और फिर क्या होता है कि चेक का डिजाइन बन जाता है। जब हम ऐसे, आपने रिबन से भी बनाए होंगे कि जब आप दो रिबन्स को एक के ऊपर एक रखते हो तो क्या करते हो, दो कलरफुल रिबन्स आपने लिए, एक को उसके नीचे से निकाला, फिर ऊपर से निकाला, नीचे से निकाला, ऊपर से निकाला, तो ऐसे करके आपका एक चेक वाला डिजाइन बन जाता है। तो ऐसे ही इनकी टोकरी का डिजाइन बन जाता है। या आपने पलंग की निवाड़ देखी होगी या आपने फोल्डिंग पलंग देखा होगा, कईयों के घर में होते हैं फोल्डिंग पलंग, तो उसमें जो निवाड़ की बुनाई होती है वो कैसी होती है, चेक वाली बुनाई होती है। तो उसी प्रकार बांस की खपच्चियों से भी जो टोकरी बनती है वो चेक वाले डिजाइन में बनती है। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टूल बुनना ये भी एक प्रकार का बांस का ही प्रोसीजर है। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें 2 या 3 तानों के ऊपर से, अब जैसे चेक वाले डिजाइन में क्या हो रहा था, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन टूल के लिए क्या करना पड़ता है, 2 या 3 तानों के ऊपर एक, मतलब 2 या 3 जो है उनको छोड़कर फिर एक नीचे जाता है, फिर 2-3 ले लिए, फिर एक नीचे चला गया। तो ये सारे अलग अलग डिजाइन्स हैं जो बांस बनाने वाले लोग प्रयोग करते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। अब यहाँ देखेंगे जो ये टोकरी है, ये यहाँ जो टोकरी रखी हुई है, ये टोकरी बन रही है, तो ये ऊपर से बननी शुरू होती है और ये बुनते बुनते नीचे एंड में आ जाती है। आप देखते हो आपके बाल हैं, जब आप ऊपर से चोटी बनाना शुरू करते हो तो आपके बाल ज्यादा होते हैं, फिर आप बनते 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 जहां पर अपनी चोटी का एंड करते हो तो वो क्या करते हो, आप उसे रबर बैंड लगा देते हो या उसे बंद कर देते हो। उसी प्रकार जब ये टोकरी बन जाती है तो एंड में जो रोशे बन जाते बच जाते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, या तो चोटी की तरह गूंद दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है, उसे नीचे ही टोकरी में फंसा दिया जाता है जिससे कि वो टोकरी खुले ना। और इससे हमारी क्या तैयार हो जाती है, टोकरी तैयार हो जाती है। चाहे तो बेचो या घर पर ही इस्तेमाल करो।
तो बच्चों, आप अगर देखेंगे, बांस, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर बांस की चीजें प्रयोग ना की जाती हों। आजकल इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर्स आते हैं बांस के, जो बहुत ही मतलब एंटीक लुक देते हैं, और आजकल के लोग जो हैं अपने घरों में वो बांस के फर्नीचर को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो ये हुई बात नागालैंड की, जहाँ के लोगों के जीवन में बांस वैसे ही बसा हुआ है जैसे एक इंसान के जीवन में उसकी सांसें इम्पॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो बच्चों, अभी हमने पाठ पर चर्चा कर ली है, और आज हम साथ साथ ही पाठ के अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न निबंध से है। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? अब बूढ़ा बांस हमने क्या पढ़ा था, 1 से 3 वर्ष के बांस को वो काटते हैं। तो बूढ़ा बांस जो होता है वो 1 से 3 वर्ष। अब यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को हम क्या कहते हैं? बूढ़ा बांस कहते हैं। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बांस होंगे उन्हें हम बूढ़ा बांस कहते हैं। बूढ़ा बांस जो है वो बड़ा ही सख्त होता है, जल्दी टूट जाता है। इसके विपरीत युवा बांस जो है वो मुलायम होता है, और उसे सामान बनाने के लिए किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। जो युवा बांस है वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, और उसे किसी भी सामान को बनाने के लिए आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो आपने देखा था कि चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1 से 3 वर्ष की उम्र के बांस को काटा जाता है। तो 1 से 3 उम्र की जो बांस को काटते हैं तो उससे चीजें बनाना आसान होता है। फिर है अगला प्रश्न, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो बांस से, अब मैं यहाँ पर जकाई, क्योंकि हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा फर्नीचर के बारे में, बर्तन के बारे में, तो वो सब चीजें हमने ऑलमोस्ट देखी हुई थी। लेकिन जो जकाई है ये शब्द हमने नया सुना इस पाठ में, तो इसलिए मुझे जो आश्चर्यजनक चीज लगी वो जकाई लगी। तो बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज जो मुझे लगी वो थी मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई। असम में जकाई नामक विशेष जाल से मछली पकड़ी जाती है, और इसे बांस से बनाया जाता है। इसकी शंकु जैसी विशेष बनावट तथा इसमें मछलियां जिस तरह से फंसाई जाती है वह मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है। अगला प्रश्न है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब उसके हाथ लगी हो। अगला प्रश्न है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो और बताओ। तो ये मैंने पाठ के अंतर्गत ही आपको बता दिया था कि बांस जो है वो भारत के कई हिस्सों में बहुतायत में होता है, विशेषतः कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। और मैंने आपको 7 राज्यों के नाम याद करने के लिए बताया था कि 7 राज्यों के नाम हम कैसे याद कर सकते हैं, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है, कि अ से 2 अरुणाचल प्रदेश और असम, म से 3 मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और न से 1 नागालैंड, और त्र से 1 त्रिपुरा, जहां अत्यधिक मात्रा में बांस पैदा होता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो निबंध से आगे का है। बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन उसके उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। जैसे हमें यहाँ बताया गया है कि बांस से बहुत सी चीजें बनती हैं, तो अब यहाँ पर ना हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ, तो इससे रिलेटेड हमने क्या क्या देखा है बांस का। अब संगीत की अगर हम बात करें तो हमारे मन में एकदम से क्या आता है? तरह तरह की बांसुरियां किससे बनती हैं? बांस से। मच्छर, मच्छर की अगर हम बात करें तो बांस की छड़ी जो मच्छरदानी लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। फर्नीचर, तो घर का बहुत सारा फर्नीचर है जो बांस से बनता है, घर के सजावटी सामान बांस से बनते हैं। प्रकाशन के लिए जो कागज बनता है वो बांस से बनता है। फिर अगर हम नए संदर्भ की बात करें जो हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़े, तो हमने अचार सुना, बांस का अचार हमने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन हमने बांस का अचार। मकान फिर भी हमने देखे थे, बांस के मकान, औजार, बांस के बर्तन, टोकरी, टोपी आदि। अगला प्रश्न है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है।
नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधन से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, आपको वो बताना है। जैसे चमड़े से क्या बनता है, घास के तिनके से क्या बनता है, पेड़ की छाल से क्या बनता है, गोबर से क्या बनता है और मिट्टी से क्या बनता है। तो इनमें से किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर आपको मैंने प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं और उनकी उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं उनके नाम दे दिए हैं। तो आप उस उनमें से किन्हीं दो के विषय में लिख सकते हैं। जैसे चमड़े से क्या बनता है, जूते, पर्स, वस्त्र, बैग, थैले, बेल्ट, जैकेट, बहुमूल्य वस्तुओं के कवर आदि। घास के तिनके से क्या बनता है, जमीन पर बिछाने वाले आसन, टोकरियां, चटाइयां आदि। पेड़ की छाल से क्या बनता है, अगरबत्ती, कागज, वस्त्र आदि। गोबर से क्या बनता है, उपले, घर की लिपाई पुताई, खाद आदि। और मिट्टी से क्या बनते हैं, बर्तन, मूर्तियां, गुल्लक, खिलौने, मकान। आप इनके अलावा और भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, यहां पर मैंने केवल कुछ वस्तुओं के नाम ही लिखे हैं। अगला प्रश्न है, जिन जगहों की सांस सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। ये हमारा इमेजिनरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हमें काल्पनिक ही देना है। तो सांस सांस में बसा बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह जीवन निर्भर होना। हम बांस उगने व चीजें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविजन में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियां नजर आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियां पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार और कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बांस की खपच्चियां बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर ही निर्भर होते हैं। अगर बांस ना हो तो उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। वे अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर ही निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गूंथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर है, शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में अधिक मछलियां आ जाती हैं, इसलिए बांस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और उसका नीचे का हिस्सा कैसा होता है, बड़ी परिधि वाला वृत्ताकार दिखाई देता है। बड़ी परिधि वाला यानी बहुत बड़ा सा सर्कल। फिर है, इस जाल में से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है। अब जाल से मछली पकड़ने वालों की संख्या बहुत होती है, तो मछलियों के भार से जाल टूट जाने का डर रहता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। तेज चलने से मछलियां जाल में टकराएंगी और वे वापस जल स्रोत की ओर जा सकती हैं, वापस जा सकती हैं, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ता है। अगला प्रश्न है शब्दों पर गौर। अब ये शब्दों पर गौर जो है वो हेडिंग है, उसके अंतर्गत कैसे प्रश्न है, जैसे यहाँ पर है हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलियानुमा, कहे मुताबिक। तो इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें वाक्य बनाने हैं। हाथों की कलाकारी, बांस से ज्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव होता है। अगला है घनघोर बारिश, आज यहां सवेरे से घनघोर बारिश हो रही है। बुनाई का सफर, बांसों की बुनाई का सफर प्राचीन काल से चला आ रहा है। आड़ा तिरछा, बांसों को आड़ा तिरछा आकार देकर ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। डलियानुमा, यह डलियानुमा टोकरी काफी उपयोगी है।
कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। तो बच्चों ज़रूरी नहीं कि आप यही वाक्य बनाएंगे, आपको इन शब्दों से आप जैसे भी वाक्य अपने बना सकते हैं। आपको जो अपने आसपास के वातावरण में होती हुई घटनाएं दिखती हैं, आप उससे संबंधित यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण से संबंधित। बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग भी करो। तो हमारे पास शब्द है बुनावट, नुकीला, और ये ना दबाव नहीं है, दबाव होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। बुनावट, नुकीला, दबाव और घिसाई। तो अब हमें ये बताना है कि इन चारों में कौन कौन से प्रत्यय हैं और हम और कौन कौन से इनके वाक्य बना सकते हैं। जैसे बुनावट में है बुन प्लस आवट, तो हमारा जैसे सजावट, सीता के घर की सजावट बढ़िया है। और अब क्या बन सकता है आवट प्रत्यय से? घबराहट, गर्मी के कारण मुझे घबराहट हो रही है। लिखावट, राम की लिखावट बहुत सुंदर है। तो आवट प्रत्यय से यहां हमने तीन शब्द बना दिए, सजावट, घबराहट और लिखावट। उसी प्रकार नुकीला जो है कैसे बना है? नोक प्लस ईला। अब हमें ईला प्रत्यय से तीन शब्द और बनाने, सजीला, चमकीला और रसीला। दूल्हा बड़ा सजीला लग रहा है, इस साड़ी का रंग बड़ा चमकीला है, आम बड़ा ही रसीला है। अब है दबाव। दबाव में दब प्लस आव, ये स्पेलिंग एरर है बच्चों, आप इसे ठीक कर दीजिएगा। दबाव शब्द है दब प्लस आव, जमाव, सुझाव, लगाव। तो यहां पर आव प्रत्यय लगाकर हमने तीन शब्द बनाए। यहां पर पानी का जमाव हो रहा है, मुझे तुम्हारा सुझाव उत्तम लगा, माता पिता को अपने बच्चों से लगाव होता ही है। फिर है घिसाई। घिसाई में घिस शब्द है और आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय से हमने यहाँ तीन शब्द बनाए, पढ़ाई, लड़ाई और सिलाई। खेल के साथ हमें पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हें इस तरह लड़ाई करना शोभा नहीं देता, दर्जी आजकल कपड़ों को की ठीक से सिलाई नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीजों को भी जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरे गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे चलन, जिक्र, मसलन, हरेक और तरह तरह। तो हमें क्या करना है, रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखना है। अब हमें इन बातों को अलग ढंग से लिखना है। जैसे वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है, तो हमने चलन को अलग ढंग से क्या लिखा? परंपरा, हमने उसका सब्स्टिट्यूट यूज किया। वहां बांस की चीजें बनाने की परंपरा भी खूब है। अगला वाक्य क्या है? हम यहाँ बांस की एक दो चीजों की ही चर्चा कर पाए हैं। जिक्र, चर्चा। फिर है मसलन। मसलन के लिए हमने क्या यूज किया? उदाहरण। उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरेक का मतलब क्या है? हर एक गठान से काटा जाता है। फिर है खपच्चियों से तरह तरह। तो हम यहाँ क्या करेंगे? खपच्चियों से कई प्रकार की टोपियां भी बनाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? कई प्रकार की। अगला प्रश्न है तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को हम क्या कहते हैं? मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, अंगुष्ठा आदि। अभी ये चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि ये जो है ये हमारा अंगूठा है, ये सभी को पता है। अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है इंडेक्स फिंगर, इसे हम क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली। मिडिल फिंगर को हम कहते हैं मध्यमा उंगली। रिंग फिंगर को हम कहते हैं अनामिका उंगली। और जो हमारी सबसे लिटिल फिंगर है उसे हम कहते हैं कनिष्ठ उंगली। तो इस प्रकार से हमारे ये उंगलियां हो गई, इनके ये नाम हो गए। तो यहाँ पर ये आप चित्र बनाकर दर्शा सकते हैं। और अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। तो अब यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से दिया गया ये सीक्वेंस ही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके वहाँ पर लिख सकते हैं कि ये अंगूठा है, फिर तर्जनी है, फिर मध्यमा है, फिर अनामिका है और फिर कनिष्ठ उंगली है। तो बच्चों आज हमने पाठ पर चर्चा की और पाठ के साथ साथ हमने अभ्यास प्रश्न भी किए। धन्यवाद।